नमस्कार है भाई। सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं सभी साथियों का, जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं इस वीडियो में, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के तरफ से। ठीक है, तो आप सारी जानकारी ध्यान से सुन लें एक बार। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है मेडिकल विभाग में। यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से एक यूनिवर्सिटी है, जो कि आपके भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले की जगह की जिले जिले की जगह है एक सैफई नाम की जगह पर है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जगह के सैफई में ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 205 निकाली गई है। आप लोग ध्यान से सुने, एक नोटिफिकेशन आया आप सभी के लिए, वैकेंसी आई है जो कि आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। 209 लोगों को यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। देखिए, इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगर वो एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर के अप्लाई कर दें, उनको जॉब यहाँ से मिल जाएगी। अब रही बात इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, क्या काम करना है, कौन कौन से पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, फॉर्म के डेट्स और फॉर्म की फ़ीस और सारी जानकारी इस जॉब से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में मिल रही है। उसके बाद आप सभी लोग जाकर अप्लाई कर सकते हो। भाई, 209 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी सिर्फ। ठीक है, तो आप जितने लोग फॉर्म भरते हो ज़्यादा, उतने आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आप लोग यहाँ से जॉब लेने के लिए आगे बढ़ जाओगे। हाँ, अब एक चीज़ और है कि ये भारत, पहले तो सबसे पहले मैं आपको सभी को बता दूं, भारत देश के लोगों के लिए जॉब होगी या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों के लिए होगी। ये एक कॉमन सा डाउट रहता है सबके मन में, चाहे वो कहीं भी नोटिफिकेशन आए पूरे देश में, तो लोगों को ये रहता है कि भाई देश में कहीं भी वैकेंसी दी जा रही है तो वो उस राज्य की अगर आ रही है तो वो उस राज्य के लोगों को ही मिलेगी या फिर पूरे देश के लोगों के लिए। तो ये एक डाउट मैं आपका आगे क्लियर कर दूंगा कि आप लोग फॉर्म भर सकते हो नहीं, या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग फॉर्म भरेंगे। ये जानकारी मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले सभी हरियाणा वालों का, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना और पूरे भारत और दुनिया भर के सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी लोगों के लिए वीडियो रहेगा, जॉब रहेगी आप सभी के लिए। तो मैं आप सभी के लिए सारी चीज़ें डिस्कस करके यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जैसा देख रहे हो, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है। और ये जो आपको गेट दिख रहा है, बिल्कुल भाई ये सेम बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखोगे आपकी जॉब इसी जगह पर होगी, जैसी ये बिल्डिंग देख रहे हो, आप ये जो जगह देख रहे हो, इसी जगह पर आपकी ये जॉब होगी। जो लोग नोटिफिकेशन देखना चाहें वेबसाइट पर जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको इस जॉब के सारे लिंक प्रोवाइड कराए हैं, चाहे अप्लाई करने का हो, नोटिफिकेशन का हो, वेबसाइट का हो, या कोई भी लिंक इस जॉब से जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आप लोग ये कहोगे कि कहाँ मिलता है नोटिफिकेशन, तो वीडियो के सही नीचे आप देखेंगे ना तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ, वीडियो के नीचे एक मोर करके ऑप्शन लिखा होता है, मोर करके लिखा होता है, MORE, उस पर क्लिक करके आप नीचे देख पाओगे। ठीक है, अभी लोग समझ नहीं पाते कि कहाँ मिलता है नोटिफिकेशन, हम ढूंढ नहीं पाते हैं, तो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, थोड़ा आगे चल लेते हैं। आप व्हाट्स न्यू में भी नोटिफिकेशन इसको देख सकते हो। हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। अब आप कहोगे, देखिए ये आपका 30 नवंबर का नोटिफिकेशन है। आप कहोगे यार ये नोटिफिकेशन तो काफ़ी पहले आ गया, आप आज डिस्कस कर रहे हो। जी हाँ भाई, लेकिन ये नोटिफिकेशन 30 नवंबर को आया, लेकिन फॉर्म अभी चालू है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन का लिंक आप देख रहे हो, ये मैंने आपको दे दिया है। इसमें बोला गया है रिक्रूटमेंट सेल द्वारा एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराया जाएगा ऑनलाइन मीडियम में। मतलब ऑनलाइन में आपका, ऑनलाइन बेसिकली क्या है भाई, एक मॉनिटर दे दिया, एक कंप्यूटर दे दिया अलग अलग सेंटरों पे, और आपसे कह दिया आप इसमें अपना एग्जाम करोगे, बस ऑनलाइन यही है। और ऑफलाइन मीन्स पेपर पे करा लिया, भले ही OMR पे करा लिया, शीट पे करा लिया, यही फ़र्क होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, मतलब आप कंप्यूटर पर एग्जाम दोगे ऑनलाइन में। आप कंप्यूटर पर एग्जाम ले रहे हो तो उसमें भी क्या ऑफलाइन करवाओगे? डेफिनेटली ऑनलाइन होगा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस नाम है इस यूनिवर्सिटी का। ये एक उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड, और ये इटावा, उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जगह के सैफई में है। ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय। जो लोग हिंदी में जानना चाहें तो ऊपर आप देख रहे हो इस चीज़ को,
और इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन भारत के सभी सिटीजन से फॉर सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम ऑन वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पर। ठीक है, मतलब कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी में है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेके आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। पूरे देश के लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें, भारत के देश के लोग जितने भी हैं वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रख रहे हैं। इट्स सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स हो जाता है कि भारत के नागरिक सभी फॉर्म भर देंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ क्लियर हो गया कि भले ही उत्तर प्रदेश राज्य में जॉब है, लेकिन अगर मैं कर्नाटका केरला का हूँ या तमिलनाडु का हूँ या मेघालय का हूँ या देश के किसी दूसरे कोने का हूँ तो भी मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, ये मुझे पता लग गया इस लाइन से। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको सोचना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, ये आपका ऑनलाइन एक रिटर्न एग्ज़ाम कराएंगे और उसके बाद आपको सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग पोस्टें हैं इनकी ग्रुप बी और ग्रुप सी में। डिटेल ऑफ अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको मैं बता देता हूँ कि कितनी रिजर्व है और कितनी रिजर्व नहीं है वैकेंसीज, वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। कैंडिडेट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच वैकेंट पोस्ट फॉर विच ही शी वॉन्ट टू अप्लाई विद सेपरेट एप्लीकेशन फीस फॉर ईच एप्लीकेशन। ये एक समझदारी वाली बात करी है इस यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन में, क्योंकि मोस्टली नोटिफिकेशन जो निकालते हैं लोग जनरली एक रैंडम बेस पे निकाल देते हैं कि भाई चलो नोटिफिकेशन निकाल दिया रिक्रूट कर लेते हैं। और इन्होंने एक चीज़ क्लियर करी है कि जो लोग फॉर्म भरेंगे एक से ज़्यादा पोस्ट पर वो सेपरेट भरें, मतलब कि हर एक पोस्ट का फॉर्म अलग अलग भरेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर एलिजिबल हो क्वालिफिकेशन और एज वाइज या हर कंडीशंस के हिसाब से, तो आप लोगों को हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है और अलग अलग ही फीस जो है इसमें पे करनी है फॉर ईच एप्लीकेशन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हाँ अब हर पोस्ट का अलग अलग से फीस पे, हर पोस्ट का अलग अलग से फॉर्म अप्लाई। However, the university cannot guarantee that the exam date and time for these posts will not देखिए इन्होंने ये बोला है कॉन्साइड मीन्स ये हो जाता है, कॉन्सियाइड मीन्स ये है कि यूनिवर्सिटी ये गारंटी नहीं लेती कि आपने मान लीजिए एक से ज़्यादा पोस्ट पे एग्ज़ाम भर दिया है और उन दोनों पोस्ट का सेम डे में सेम शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया, तो ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर दे रहे हैं और उनके दो पोस्टों का एग्ज़ाम या एक से ज़्यादा पोस्टों का एग्ज़ाम सेम शिफ्ट सेम दिन में हो रहा है, तो ऐसे में आपको कोई एक पोस्ट का ही देना होगा, दूसरे पोस्ट को छोड़ना होगा एग्ज़ाम के समय। ठीक है, तो इसकी गारंटी नहीं ली है यूनिवर्सिटी ने, इसका मतलब आप अपने खुद के रिस्क पर एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भरें। हो सकता है अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम रहे तो सेम डे में आपका सेम एक से ज़्यादा पोस्ट का एग्ज़ाम ना हो। मतलब कहने का ये है, आप ऐसा मान के चलें कि यूनिवर्सिटी अलग अलग ही कराए, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पोस्ट के एग्ज़ाम कराए। ऐसा ना हो कि एक ही शिफ्ट में एक से ज़्यादा पोस्ट के एग्ज़ाम अगर कराए गए तो ऐसे में आपका नुकसान हो जाएगा जो लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं। यानी कि इसमें आपकी जो है डेट क्लैश नहीं होनी चाहिए, पोस्ट क्लैश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लैश मीन्स ये हो जाता है कि दूसरे पोस्ट का एग्ज़ाम भी उसी दिन हो रहा है, तो ऐसे में हमने अगर एक से ज़्यादा पोस्ट का फॉर्म भरा तो हमारा एक पोस्ट या दूसरे पोस्ट का एग्ज़ाम छूट रहा है, ये चीज़ें नुकसान में जाएंगी। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। अब आपके लिए कौन कौन सी जानकारी ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन में, वो आप समझ लीजिए। एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मीन्स कैन नॉट। ठीक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन में ही फॉर्म भरना है। ऑनलाइन मीन्स मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से सभी लोग जाके फॉर्म भर दें, कोई भी ऑफलाइन में फॉर्म नहीं भरेगा। कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली। कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन प्लीज़ इंश्योर कंप्लीएंस विद द। ठीक है, इन्होंने बोला है अप्लाई करने के 4 से 5 प्रोसेस है। 5 तरह के प्रोसेस आप फॉलो करोगे। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर अपना फॉर्म फिलअप कर लोगे और अपनी डिटेल्स डाल के, फिर अपना फ़ोटो साइन अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे जिसमें आपका मार्कशीट्स आ जाता है, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाते हैं, साइन फ़ोटो, ये सब चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। और पर्सनल डिटेल में आपका नाम, एड्रेस, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम, एज और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और रजिस्ट्रेशन में भी आपका यही सब मांगा जाता है और फॉर्म में भी यही होता है। थर्ड प्रोसेस में डॉक्यूमेंट अपलोड, फोर्थ में फ़ीस पेमेंट है और लास्ट स्टेप जो आपका होगा वो फॉर्म का प्रिंट आउट होगा। देखिए इन्होंने मेंशन कर दिया है प्रिंट आउट का, बहुत लोग मेंशन नहीं करते। मेंशन करना ज़रूरी है कि भाई आप याद रखें, आप अगर फॉर्म का प्रिंट नहीं लोगे, आगे रेफरेंस के समय पे आपसे बोला गया कि भाई आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट दिखाओ और वहाँ आपके पास नहीं होगा, तो ऐसे में जो है हो सकता है वो आपको रिक्रूटमेंट से बाहर कर दें। द कैंडिडेट कैन कंप्लीट ऑल द अबव मेंशन प्रोसीजर एट वंस फॉर फिलिंग। ठीक है, कैंडिडेट को कंप्लीट करने हैं सारे ये बताए गए प्रोसेस एक ही बार में जब वो फॉर्म भरेगा, मतलब कि ये सारे प्रोसेस हर एक पोस्ट के लिए सेपरेटली फॉलो होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है भाई, तो जो नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ वो सभी लोग ध्यान से सुने। पहले तो आपने ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी जान ही लिया है, अगर आप दूसरे देश के हो भारत के अलावा तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो। बट आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द इंडियन सिटीजन्स and the peoples of India country, because this recruitment is only for Indian peoples। ठीक है भाई, तो आप लोग ऐसा करें। एक चीज़ और बता दूँ, कवर्ड अंडर द प्रेस्क्राइब्ड एज, 18 से 40 के बीच की एज के जो भी लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली आफ्टर दैट। ठीक है, आप अपने फॉर्म को स्टार्ट करें, इन्होंने जो डेट दी है तभी आपको फॉर्म स्टार्ट करने हैं। इन यूज़र इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट हैव बीन गिवन गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप। हाँ, आपको देखिए इन्होंने एक अलग से नोटिस भी दिया है कि फॉर्म जिसमें आपको बताया है कि स्टेप कौन कौन से फॉलो होंगे फॉर्म अप्लाई करने के। आपको वो नोटिस दे दूंगा मैं, वो आप देख कर भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 18 से 40 के बीच के लोग फॉर्म भरेंगे, जो 18 बिलो है और 40 प्लस है वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आप रिजर्वेशन में हो तो आप डेफिनेटली भर सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट रीड द। ठीक है, अब मैं आपको वैकेंसीज एक बार बताता चलूँ पोस्ट वाइज, और यहाँ पर सैलरी भी बताई गई है और क्वालिफिकेशन भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट चाहिए यानी SAA का, तो आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक का सैलरी होगा। लेवल 4 में जा रहा है। 18 से 40 एज ली जा रही है। 19 लोगों को टोटल लेंगे, 8 UR से, 6 OBC से, 4 SC से और 1 EWS से। ग्रेजुएट होना जरूरी है विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, एंड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में, ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स्ड वर्कर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग स्पीड। आपकी 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 40 इंग्लिश में होने चाहिए वर्ड पर मिनट, और कंप्यूटर का नॉलेज हो। मतलब कि आप जो है इंग्लिश की भाषा में 40 वर्ड जो है आप टाइप कर पाएँ कीबोर्ड से हर मिनट में एक कंप्यूटर पर, और या फिर आपको हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं। प्लस आपको इंग्लिश कंप्यूटर का नॉलेज हो, प्लस आप ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए नोटिंग का और ड्राफ्टिंग का। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट का। तो आप इस वाले पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हो। रिसेप्शनिस्ट इनको चाहिए अपने यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए ये 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक का सैलरी देंगे, जो कि लेवल 5 में है। आप अपना स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सैलरी मिलती है उनके लेवल्स रीड करना एक बार, तो लेवल 5 में आपका जो है ये सैलरी है। लेवल 4 में आपने देख ही लिया। एज सबका कॉमन होगा। 19 वैकेंसीज इनके भी हैं, आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एक बार समझ लो। इनके लिए रिसेप्शनिस्ट में आपको ग्रेजुएट चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन जर्नलिज्म में या फिर पब्लिक रिलेशंस में। 1 साल का एक्सपीरियंस पब्लिक रिलेशंस में और पब्लिकेशंस और प्रिंटिंग या फिर पब्लिशिंग के अंदर चाहिए होगा 1 साल का एक्सपीरियंस, कोई भी एक चीज़ इसमें से। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, चलाना आता हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप इन सब चीज़ों में हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड में इनको 35,400 से लेकर 1,12,000 तक का सैलरी है, और इनकी भी एज सेम ही है। 12 वैकेंसीज हैं। UR में 5 है, OBC में 3 है, SC की 3 है, EWS की 1 है। मास्टर डिग्री चाहिए सोशल वर्क में किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से जो रिकोगनाइज्ड है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इन द लाइन विद द वेलफेयर। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपका इसमें इन द लाइन विद द वेलफेयर या हेल्थ एजेंसी डीलिंग विद। एक ऐसी हेल्थ एजेंसी या वेलफेयर एजेंसी जो कि डील कर रही है विद मेडिकल या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के साथ, उसके अंदर आपका 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मास्टर डिग्री इसमें आपका सोशल वर्क में होना चाहिए, और प्लस वर्किंग नॉलेज आपका कंप्यूटर का भी होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर इतना कॉमन हो गया है कि आप हर पोस्ट में यहाँ पर मांगे रहे हो। ठीक है, डाइटिशियन पोस्ट है, इसमें आपको 45,000 से लेकर 1,40,000 तक का सैलरी है। आप अगर बात करो तो डाइटिशियन को मिनिमम 45,000 तक का सैलरी दिया जाएगा। ये जॉब मिलते के साथ इनिशियल स्टेज पे होगा। आप एज समझ रहे होंगे। वैकेंसीज में सिर्फ 4 हैं, UR से 2, OBC से 1, SC से 1। MSc चाहिए होगा इसमें डाइटिशियन के लिए आपका MSc पास्ड, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से। 5 साल का एक्सपीरियंस भी लिया जाएगा इस फील्ड में,
इन अ लाइन प्रेफरेबली मीन्स हो जाता है इस फील्ड के अंदर, डाइटिशियन के अंदर, इन अ लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल, एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर आपका अगर रहेगा तभी वो लेंगे, ठीक है। प्रेफर मीन्स पहले उसको लेंगे। अगर आप छोटे हॉस्पिटल में भी अगर इस पोस्ट पे गए हो तो भी आपको ले लेंगे, लेकिन पहले वो बड़े हॉस्पिटल में काम करने वाले को पहले लेंगे जिनने एक्सपीरियंस लिया है। स्टीनोग्राफर 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक का सैलरी स्टीनोग्राफर। एज सेम है, वैकेंसीज 20 है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझो। ग्रेजुएट चाहिए इसमें किसी भी फील्ड से, आप BCA हो, BCA, BBA, BCom, BSc, BTech, बी आर्किटेक्चर या फिर B.Ed या कोई सा भी ऐसा बैचलर डिग्री 55% के साथ पास है तो आप लोग फॉर्म भर दोगे। आपको हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट आने चाहिए और इंग्लिश में भी सेम इतने ही आने चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। देखिए याद रखिए, स्टीनोग्राफर में दो तरह का होता है, टाइपिंग अलग होता है, शॉर्ट हैंड अलग होता है। तो ये जो 80 वर्ड पर मिनट है जो शॉर्ट हैंड है, ठीक है, और 40 वर्ड पर मिनट जो बताया जा रहा है वो आपका टाइपिंग है। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में डिफरेंस होता है, इस बात को मान के चलना। स्टीनोग्राफर लोग वाले वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं, वो अपने सारे भाई बहन जो भी स्टीनोग्राफर है वो इस बात को समझते हैं, मैं इतना जानता हूँ। और ये चीज़ आपको बता दूँ, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का चाहिए होगा। और इन एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट विद बायलैंग्वेज स्टीनोग्राफी कैंडिडेट्स विद इंग्लिश, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको स्टीनोग्राफी दोनों लैंग्वेज में नहीं आती लेकिन अगर इंग्लिश में आती है तो भी आपको ये जॉब दे देंगे, आपको रिक्रूटमेंट में शामिल करेंगे। लाइब्रेरियन का पोस्ट है, 35,000 से लेके 1,12,000 तक का सैलरी है। टोटल वैकेंसी 4 है। एज सेम है, ग्रेजुएट चाहिए इनको किसी भी यूनिवर्सिटी से, प्लस इनको बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी की। 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर इनको चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा हर पोस्ट का, आप सभी लोग इस तरीके से देख लेना, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होने वाली है, ठीक है भाई। सभी लोग अपनी वैकेंसीज को, क्वालिफिकेशन, एज और हर तरह की पोस्ट को एक बार ध्यान से यहाँ से देख लें। अलग अलग तरह की पोस्टें हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं। किसी की सैलरी 48,000 से स्टार्ट हो रही है, किसी की 45 से स्टार्ट हो रही है, तो सभी लोग अपना सैलरी को भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए पोस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे पोस्ट है भाई। टोटल वैकेंसीज आप देखोगे 21 तरह के अलग अलग पोस्ट हैं। वैकेंसीज 209 है और सबकी सब इसी यूनिवर्सिटी में भरी जाएंगी। यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है दोस्तों और गवर्नमेंट जॉब होगी आप सभी की, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज के अंदर गवर्नमेंट में है। और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट। जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनको स्किल टेस्ट देना होगा। सपोज स्टीनोग्राफी में टाइपिंग शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट रहेगा, तो जिनके भी स्किल टेस्ट हो रहे हैं उनको देने होंगे और रिटन टेस्ट तो आप ऑनलाइन में दोगे ही। फॉर दिस पर्पज द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए ये लोग 3 गुने लोगों को बुलाएंगे, यानी कि 209 है तो आप ये समझो कि 630 लोगों को ये बुलाने वाले हैं स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है, सभी के लिए पास करना जरूरी है। एंड सच मार्क्स ऑफ द स्किल टेस्ट शैल नॉट बी काउंटेड इन द ओवरऑल, ठीक है, इन द CRT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें कंप्यूटर टेस्ट जो आपका होगा ओनली बाय द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड, ठीक है भाई। एक चीज़ समझ आ गई मेरे, ये आपका स्किल टेस्ट कराएंगे उस फील्ड का, उस पोस्ट का जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन स्किल टेस्ट को सिर्फ पास करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप स्किल टेस्ट में जो है अगर आप फुल नंबर भी ला रहे हो तब भी सिर्फ वो क्वालिफाई करना जरूरी है। आपका बेसिकली जो रिजल्ट बनेगा ओवरऑल वो आपके कंप्यूटर एग्जाम के बेस पर ही बनेगा। पर्सन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हैव टू अपीयर, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि सिर्फ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए होगा। जो लोग कंप्यूटर पास कर लेंगे इस एग्ज़ाम में, इस पोस्ट में, वो लोग असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए पर्सनल इंटरव्यू भी देंगे। और ये इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा और ये आपकी मेरिट लिस्ट में बनाने के लिए डाला जाएगा, मतलब कि आपके इंटरव्यू के मार्क्स आपकी फाइनल रिजल्ट को बनाने के लिए डाले जाएंगे, सिर्फ ASO के पोस्ट के लिए। बाकी पोस्टों में तो आपका कॉमन चलेगा जैसा मैंने आपको बताया। जनरल कंडीशंस आप एक बार थोड़ा यहाँ पे सुन लो, फीस और बाकी सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो लोग सेटिस्फाई होते हैं फॉर्म भर दें। अगर आपको बात बता दूँ कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आप देख रहे थे ऊपर, वो जो रिजर्वेशंस आप देख रहे थे वो आपको कैसे मिलेंगे और राज्य के लोगों को मिलेंगे या ऑल इंडिया बेस मिलेंगे, वो मैं आगे क्लियर करता हूँ। एप्लीकेंट को इतना याद रखना है कि एक फ़ीस जो है वापस नहीं आएगी। UR वाले 2,000 रुपये फॉर्म फीस देंगे और 360 GST, यानी कि वो 2,360 रुपये देंगे। OBC EWS 2,360 ही देंगे और SC ST 1,416 रुपये देंगे।
हाँ, ये एक पोस्ट का है दोस्तों। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भरोगे तो आप अलग अलग से फॉर्म भरोगे, अलग अलग से ही फीस पेमेंट करोगे, अलग अलग ही फॉर्म सबमिट होगा, अलग से ही उसका प्रिंट लेके आप अपने पास रखोगे। ठीक है भाई, अपने डिवाइस में आप फ़ोन लैपटॉप किसी में भी रख सकते हो जिसमें भी आप चला रहे हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस स्केड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और सबमिशन प्रोसेस जो है आपका वो वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया। एग्ज़ाम कब होगा, विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। अभी एग्ज़ाम कब होगा वो इन्होंने इन्होंने बताया है नहीं बताया, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के हिसाब से होंगे। देखिए इन्होंने बता दिया, मैं यही चीज़ ढूंढ रहा था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को रिजर्वेशन मिल रहे हैं या फिर पूरे देश के। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के, जैसा इन्होंने बता दिया कि अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के SC ST हो या रिजर्व्ड हो तो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, चाहे वो एज के हों, क्वालिफिकेशन के हो या किसी भी चीज़ के हों। लेकिन दूसरे राज्य के लोगों को नहीं मिलेंगे। दूसरे राज्य के लोग अगर जनरल है, AWS जो भी उनका कैटेगरी, वो अपने आप को जनरल ही प्रूफ कराएंगे, जनरल के तौर पर ही फॉर्म भरेंगे। वैकेंसीज में चेंज अगर आ जाता है आगे चल के, 200 से 400 500 हो जाती हैं, 100 हो जाती हैं, 50 हो जाती हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वो हो सकती हैं, क्योंकि वो वैकेंसीज में अगर चेंज आ रहा है तो उसका कारण यही है कि उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ चुकी है, वहाँ पे उनको ज़्यादा लोग चाहिए। अगर बात करें रिलैक्सेशन में, SC ST OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और OBC को 3 साल का मिलेगा। अगर वो डिसेबल्ड है तो 13 साल हो जाता है, और अगर डिसेबल्ड कैंडिडेट है बिना रिजर्वेशन वाला तो उसको 10 साल हो जाएंगे। डिसेबल्ड की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों की। तो आप सभी लोग यहाँ से देख लेना किस किस की क्या क्या वैकेंसीज है। आपको अपने फॉर्म में ये बता देना है कि आपको किस सिटी में जाके एग्ज़ाम देना है। वो आपसे फॉर्म में ऑप्शन दे देंगे कि भाई इन इन जगहों पे एग्ज़ाम हम करा रहे हैं, आपको कहाँ देना है आप बता दो। याद रखें दोस्तों, सिटी में चेंजेस नहीं होंगे, आप जो चूज़ करेंगे वही में आपको जाकर अपना एग्ज़ाम देना होगा। जो लोग रेगुलर आज के समय पे एम्प्लॉय हैं, मतलब डेली बेस पर कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो वो लोग अपने एम्प्लॉयर से, यानी कि जहाँ वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस अथॉरिटी से, उस कंपनी से आपको जो है एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म में ही, जो ये प्रूफ करेगा कि हाँ भाई जहाँ आप काम कर रहे हो उनको कोई भी आपत्तियाँ नहीं है कि आप फॉर्म भर दो इस रिक्रूटमेंट में। ये चीज़ों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाया जाता है, NOC करके उसको बोला जाता है। याद रखें, NOC जो सब लोग दे रहे हैं वो लोग आप डेफिनेटली आज के समय पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हों। ठीक है। कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एग्ज़ाम से 1 वीक 2 वीक पहले आता है। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी एग्ज़ाम का स्केड्यूल भी यहाँ बताया नहीं जा रहा है। और बात करें, यहाँ पर आपको आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम देने के लिए। या आप जा रहे हो इंटरव्यू जा रहे हो, स्किल टेस्ट जाओगे, तो आपको आने जाने का खर्चा नहीं दिया जाएगा, आप खुद के बिहाफ पर जाओगे। ठीक है भाई। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सबको सारी जानकारियाँ समझ आ रही होंगी। हाँ, जो आप एज देख रहे थे 18 से 40 एज, अगर आप SC ST हो यूपी राज्य के तो आप 45 एज तक फॉर्म भरोगे। अगर आप OBC हो तो 43 एज तक। अगर आप डिसेबल्ड हो तो 50 साल तक होने तक फॉर्म भर पाओगे। और आप अगर डिसेबल्ड हो प्लस आप SC ST हो तो 55 साल के होने तक इस जॉब पर फॉर्म भर पाओगे। तो इस तरीके से आपके रिलैक्सेशन है, ये सिर्फ यूपी के लोगों के लिए है। तो दूसरे राज्य के लोग, अगर केरला वाले हैं, उड़ीसा वाले हैं, असम वाले हैं, वेस्ट बंगाल वाले हैं, या पूरे देश में किसी दूसरे जगह के हैं यूपी को छोड़कर, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं है, आप एक UR माने जा रहे हो। तो आप लोगों की 40 ही मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की। अब एग्ज़ाम कब होगा, किस दिन होगा, और क्या सिलेबस होगा, और क्या पैटर्न होगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी, उसके बारे में मैं आपको जल्दी ही, जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। मतलब मैं आपको इस यूनिवर्सिटी के, आपके देख लो, उत्तर प्रदेश की जो है मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटी है ये, आपके उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा के सैफई में। और वहाँ के जो रजिस्ट्रार है उन्होंने इसको वेरीफाई कराया इस नोटिस को, और फिर उसके बाद ही इसको रिलीज़ करा गया है। आप खुद देखो दोस्तों, एक पूरे देश में एक यूनिवर्सिटी एक राज्य में है, और वो यूनिवर्सिटी कह रही है कि मैं पूरे देश से रिक्रूटमेंट के लिए इस लोगों को फॉर्म भरवा रहा हूँ इसमें। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है, आप पूरे देश से फॉर्म भर सकते हो इस जॉब पर, अप्लाई करके इस जॉब को ले सकते हो। ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जैसे ही
आता है, जैसे ही अपडेट आता है मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। सैलरी काफ़ी अच्छी है, क्वालिफिकेशन भी बहुत सही है, किसी में 12th पास है, किसी में ग्रेजुएट, किसी में पोस्ट ग्रेजुएट, किसी में मास्टर्स, किसी में विद एक्सपीरियंस, किसी में विदाउट एक्सपीरियंस। तो आप अगर देखते हो मिनिमम 10वीं 12वीं पास को ही यहाँ पर लिया जा रहा है। आप देखोगे आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक पोस्ट, आप सैनिटेशन इंस्पेक्टर का देखोगे तो 10वीं पास को ले रहे हैं। ठीक है, तो 10th मिनिमम मांगे जा रहे हैं कुछ पोस्ट में, कुछ में 12th, फिर ग्रेजुएट, और इस तरीके से है। आपको अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला भी चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस अगर मांग रहे हैं ना किसी पोस्ट में तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये मत बोलना मेरे पास क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वो वैकेंसी नहीं मिलेगी भाई। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। और याद रखें, रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम करने के बाद क्लियर, उसके बाद स्किल टेस्ट क्लियर करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। खासकर वो लोग जो असिस्टेंट सेक्शन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एक पोस्ट था एएसओ का, उस पर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको जॉब तभी मिलेगी जब वो अपना इंटरव्यू पास करेंगे, क्योंकि उनका इंटरव्यू का रिजल्ट मेरिट लिस्ट में बनाया जाएगा। सिलेबस मैंने आपको वही कहा, सिलेबस का मत बोलना बार बार। मैं आपको बता दूं सिलेबस और ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा जैसे ही आएगी। रिक्रूटमेंट बड़ी है, गवर्नमेंट जॉब है, सभी लोगों की रेगुलर और एक परमानेंट जॉब है। ये एक बहुत अच्छी बात है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में है, तो आप जाकर ले सकते हो। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब कुछ कवर कर दिया है। डायरेक्ट चलते हैं अप्लाई करने की तरफ। देखिए आपके 22 दिसंबर से फॉर्म चालू है। नोटिफिकेशन इन्होंने 30 नवंबर को दे दिया, हालांकि हम लोग थोड़ा डिस्कस करने में लेट हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, फॉर्म तो आपके 22 दिसंबर से चालू हुए, हमने फिर भी बहुत समय पे डिस्कस करा है। 10 जनवरी तक आप फॉर्म भर लो, और इस जानकारी को अगर आप लोग देश विदेश दुनिया में लोगों तक शेयर करते हो, स्पेशली भारत के एक एक गली मोहल्ले लोगों तक, तो ये जानकारी जितनी जल्दी पहुँचेगी लोग उतना जल्दी फॉर्म भर पाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर न्यू यूज़र पे, और फिर आप जाकर फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको एक बार एक फ़ाइल दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे चले। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए एक फ़ाइल है, आप इस पर क्लिक करते हो, आपको बताया जाएगा। आप ईमेल, अपना ईमेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर अपना डालो, उसके बाद अपना सारी डिटेल्स डालो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो और फॉर्म जमा करो। देखिए सारी जानकारी इन्होंने बता रखी है। मेरे को लगता है अगर ये फ़ाइल दे दिया इसके बाद तो लोगों को प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर मीन्स आपका नोटिफिकेशन है जो आपके साथ अभी डिस्कस हुआ है। सिलेबस मैंने आपको जो अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। अब हम अप्लाई करने की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने नई न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, अब आप देखोगे लोड हो रहा है, और इस तरीके से मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, और इसको भी आई एग्री करते हैं। अब देखिए यार, आपको अपना नाम डालना है, मिडल नेम डालना है, अपना नाम अगर आपका कभी चेंज हुआ है तो वो बताना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ डालते हुए आपको रीवेरीफाई करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग फॉर्म इसमें अप्लाई कर दोगे। सारे लिंक वीडियो के नीचे दिए गए हैं, अगर कोई डाउट लगे आप बता दो कमेंट में। और वही सेम बात है, आप लोगों तक इसको शेयर करो। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।